एंटी एस्टेब्लिशमेंट बात करता है वो रातों रात गद्दारी के झूठे इल्जाम लगाए जाते हैं। सियासी क़यादत की बजाय फौज की हुकूमत होगी। ईरान के साथ हमारे अरबों डॉलर के मुआहिदात हैं, लेकिन हम उनसे गैस नहीं खरीद सकते। यानी इंडिया में मुसलमान 40 करोड़ होने के बावजूद भी अक़लियत में है। हमारे वसाइल की लूट घसूट पंजाबी अवाम का नौजवान सवाल उठाएंगे पाकिस्तान के वजूद के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं चौधरी और आप देख रहे हैं ऑफिशियल चैनल। नाज़रीन, एक तरफ पाकिस्तान में 6 जजों का मामला चल रहा है, तो दूसरी तरफ कुछ और बातें चल रही हैं। हमारी एस्टेब्लिशमेंट एक इदारा है जिसको एस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है, लेकिन एक इदारे से एस्टेब्लिशमेंट नहीं बनती, उसमें 2-3 और भी चीजें मुलविस होती हैं। लेकिन हमारे यहाँ एस्टेब्लिशमेंट सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान आर्मी को कहा जाता है। वकार सती साहब ने एक ट्वीट की है जो आजकल ज़ेरे गर्दिश है कि एस्टेब्लिशमेंट भी कौमी इदारा है। इस पर इल्जाम लगाना इतना आसान हो गया कि जो भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट बात करता है वो रातों रात मशहूर हो जाता है और इस पर संजीदगी से तहकीकात करनी होगी। इसको रीट्वीट करते हुए हामिद मीर साहब ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट पर इल्जाम लगाना सबसे मुश्किल काम है। 6 गोलियां मार दी जाती हैं, गाड़ी के नीचे बम लगा दिए जाते हैं, लेकिन अदालत से इंसाफ नहीं मिलता। प्रोग्रामों पर पाबंदी लगा दी जाती है, अदालत से इंसाफ नहीं मिलता। गद्दारी के झूठे इल्जाम लगाए जाते हैं, लेकिन जिन जर्नैलों को आइन तोड़ने पर गद्दारी के मुकदमात में सजाएं दी जाती है उन जजेस को पागल कहा जाता है। नाज़रीन, ये इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है। इसके अलावा अगर हम आज से 80 साल पीछे चले जाएं या 75 साल पीछे चले जाएं तो एक शख्सियत जिन्होंने उस वक्त पेशन गोइयां की थी आज वो मनो अनसच साबित हो रही हैं। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान जिस बुनियाद पे बन रहा है ये अपना वजूद नहीं कायम रख सकेगा। उनकी ये बात 1971 को पूरी हुई 16 दिसंबर को जब बांग्लादेश हमसे अलहदा हुआ। उस वक्त उन्होंने ये बात की थी कि ये जिन बुनियादों पर ये तकसीम की जा रही है ये ठीक नहीं है। उन्होंने ये भी फरमाया था कि हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान रह जाएंगे उन मुसलमानों की खैर नहीं और पाकिस्तान के अंदर इस्लाम की खैर नहीं। ये नाज़रीन कुछ इस तरह की बातें उन्होंने की थी जब पिछले साल 30 लाख लोग नौजवान हमारे स्किल्ड पर्सन डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, IT टेक्नीशियंस पाकिस्तान छोड़ के बाहर गए तो मुझे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की वो बात याद आ गई कि एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान के नौजवान सवाल उठाएंगे पाकिस्तान के वजूद के ऊपर। फिर अगर हमारे वज़ीर खजाना का बयान सुना जाए कि वो कहते हैं जी IT इंडस्ट्री, IT सेक्टर के ऊपर हम इन्वेस्ट करेंगे। एक तरफ तो पाकिस्तान के अंदर आए रोज सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद कर दिए जाते हैं, जिस तरह के ट्विटर अभी भी पाबंदे सलासिल है। फेसबुक को कभी बंद कर दिया जाता है तो कभी यूट्यूब पर पाबंदियां लगा दी जाती हैं। पाकिस्तान IT एक्सपोर्ट में मैन पावर के लिहाज से दुनिया का नंबर 1 सप्लायर है, लेकिन इसके मुकाबिल अगर देखा जाए तो इंडिया की एक कंपनी टाटा का जो IT सेक्टर है उसका रेवेन्यू हमारे लाखों नौजवानों से ज्यादा है। हालांकि वहां पर चंद 100 नौजवान IT का काम करते हैं। मसला यह है कि हमारे यहाँ क्वालिटी की वो सहूलियात, वो फैसिलिटेशंस नहीं है जो इंडिया में है। अगर इस लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान अभी भी इंडिया से IT सेक्टर में या किसी भी सेक्टर में 100 साल तरक्की की राह पर पीछे है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे यहाँ IT एक्सपोर्ट $6 बिलियन है, लेकिन टाटा की IT एक्सपोर्ट देखी जाए तो पिछले साल $12 बिलियन से ज्यादा थी। ये सिर्फ एक कंपनी का डाटा है। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के जो अल्फाज है वो मैं मनो अन पढ़ के आपको सुनाता हूँ कि क़याम पाकिस्तान से कबल इनका कहना था कि यह मुल्क मुत्तहिद नहीं रह सकेगा। सियासी क़यादत की बजाय फौज की हुकूमत होगी। ये मुल्क भारी कर्जों के तले दब जाएगा और इसे हमसाया ममालिक से जंगी हालात के सामना करना पड़ेगा। एक तरफ अफगानिस्तान है जहां पर पिछले 50 साल 1980 से आज तक जंग के हालात हैं। कभी हम जंग करते हैं, कभी उनको जंग में हम धकेल लेते हैं। दूसरी तरफ पैदाइश पाकिस्तान से लेकर अब तक इंडिया से हमारे ताल्लुकात सही तरह से इस्तवार नहीं हो सके। हालांकि हम एक्सपोर्ट्स करके अरबों डॉलर कमा सकते हैं और तरक्की की राह पर गामज़न हो सकते हैं। तीसरी तरफ हमारा जो इस्लामिक मुल्क है वो है ईरान, जबकि ईरान के साथ हमारे अरबों डॉलर के मुआहिदात हैं, लेकिन हम उनसे गैस नहीं खरीद सकते। किसके हुक्मनामे पर या किसकी पाबंदी पर हम गैस नहीं खरीद सकते। हालांकि वहां का जो पेट्रोल और गैस के रेट हैं वो पाकिस्तान से 200% सस्ते हैं। अगर हम उनसे खरीदना शुरू कर दें तो हमारा जो बैरूनी कर्जा है, ज्यादातर जो हमारे फॉरेन रिजर्व कंज्यूम होते हैं वो पेट्रोलियम की मसनूआत को इंपोर्ट करने में होते हैं। अगर हम सिर्फ ईरान से मकामी करेंसी के अंदर पेट्रोलियम की मसनूआत करें तो हमारा 80% फॉरेन रिजर्व सेव हो सकता है। और अगर हम फॉरेन
रिजर्व में ही इंपोर्ट कर लें तो हमारा 60% फॉरेन रिजर्व सेव हो सकता है, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी बूस्ट कर सकती है। लेकिन ना जाने किन के हुक्म पर हम ये काम नहीं कर सकते। उन्होंने मुतनब्बे किया था कि पाकिस्तान में अमीर ताजर कौमी दौलत का इस्तेसाल करेंगे और आलमी ताकतें इस तसल्लुत को जमाने की कोशिश करती रहेंगी। नाज़रीन, आज आप ये देखें कि आए रोज नई हुकूमतें जब तब्दील होती हैं तो हुकूमती नुमाइंदे बड़ी बड़ी कंपनीज के मालकान को अरबों डॉलरों का टैक्स वेव कर देते हैं, मतलब के टैक्स छूट दे देते हैं। एक तरफ एक गरीब आदमी अगर 3 लाख टैक्स लेता है तो 10 साल के अंदर वो 30 लाख से गुजरता हुआ 90 लाख तक बन जाता है और उसके पास सिवाय खुदकुशी करने के कोई रास्ता नहीं। लेकिन खुदकुशी करने के बावजूद भी वो टैक्स जैसी लानत से जान नहीं छुड़ा सकता। अगर इसके मुद्दे मुकाबिल देखा जाए तो हमारे बड़े बड़े जगीरदार, सियासतदान, वडेरे, जजेस, उन लोगों को अगर बिला शरअ सूद टैक्स दे भी दिया जाए तो 5-10 साल बाद उनको इस टैक्स से छूट दे दी जाती है, बल्कि टैक्स ही माफ कर दिया जाता है। एक तरफ अभी पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी पैकेजिंग कंपनी के मालिक, जिनका अरबों डॉलर का सालाना प्रॉफिट है, लेकिन उन्होंने चंद करोड़ रुपए टैक्स देकर अपनी जान खलासी कर ली। अगर देखा जाए तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की ये बात भी 100% मनोवन सच साबित होती है कि जगीरदार, वडेरे, सरमायादार पाकिस्तान की कौमी दौलत को लूट खसूट करेंगे या अपना तसल्लुत कायम रखेंगे। इसी तरह मौलाना ने इंडिया में रहने वाले मुसलमानों को पाकिस्तान हिजरत ना करने का मशवरा भी दिया था। उन्होंने मुसलमानों को समझाया था कि इनके सरहद पार करने से पाकिस्तान मजबूत नहीं होगा, बल्कि इंडिया के जो मुसलमान हैं वो कमजोर हो जाएंगे। इसी तरह हुआ आज इंडिया में मुसलमान 40 करोड़ होने के बावजूद भी अकलियत में है। फीसद लोगों ने हिजरत की थी, अगर वो ना करते तो शायद आज वहां पर जो मुसलमान हैं वो अकलियत में ना होते, शायद बराबरी की सतह पर होते और इतने जुल्म सितम ना होते। उन्होंने ये भी बताया था कि वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान में पहले से मुकीम लोग अपने इलाकाई शनाख्त के लिए उठ खड़े होंगे, जबकि इंडिया से आने वालों को बिन बुलाया मेहमान कहेंगे। अगर आज कराची के अंदर देखें तो कुछ सियासी जमातें वो सिर्फ और सिर्फ महाजिर की बुनियाद पर सियासत करती हैं और जो मकामी लोग हैं वो अपने सिंधु देश के नाम पर एक अलहदा से सूबा, खुद मुख्तियार सूबा बनाने की बात करते हैं। अगर हम तीनों सूबों की बात करें तो वो पंजाबियों को एक अलग कौम तस्वुर करते हैं। उनके ख्याल में कि पंजाब बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता सूबा है और सारे वसाइल की लूट खसूट पंजाबी अवाम करती है। देखा जाए तो पाकिस्तान के सारे टैक्सेस, सारे वसाइल की जो तकसीम है वो तो बराबर नहीं है, लेकिन टैक्सेस, बिजली के बिल, यूटिलिटीज के जितने भी बिल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ पंजाब अदा करता है और चक्की की जुल्म की चक्की में पिसता जा रहा है। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के जबरदस्त हामी और वकील मौलाना आजाद 22 फरवरी सन 1958 को दिल्ली में इंतकाल कर गए। नाज़रीन, ये वो शख्सियत है जिन्हें पहले वजीर तालीम बनाया गया। उन्होंने जो तालीम का स्ट्रक्चर दिया वो सिर्फ और सिर्फ 50 साल के लिए था। उस तालीमी स्ट्रक्चर का आज नतीजा ये निकलता है कि दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज के अंदर इंडियन प्रोफेसर आईटी, मेडिकल, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, लॉ, बिजनेस, टैक्सेशन, वहाँ पे इंडियन प्रोफेसर और लेक्चरर्स पढ़ाते भी हैं और उनकी कुतुब भी पढ़ाई जाती हैं। एक तरफ बॉर्डर के इस पार देखें तो पाकिस्तान के अंदर आईटी, मेडिकल, टैक्स और लॉ की बुक्स इंडिया से इंपोर्ट की जाती हैं और हम उनसे इंतहा दर्जे की नफरत करते हैं। हमारा अपना तालीमी निज़ाम कहाँ पर खड़ा है। अगर आज की मौजूदा खबर देखें तो दुनिया की 3 बड़ी टॉप यूनिवर्सिटीज अपने कैंपसेस इंडिया में बना रही हैं। पिछले साल इंडिया के गुजरात के पास एक नया शहर बसाया गया जिसके अंदर 500 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट की गई, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 300 अरब डॉलर इंडिया ने इन्वेस्ट किया। और अगर हमारे ज़खायर की बात की जाए तो 4 अरब डॉलर भी नहीं है और हम आए दिन डिफॉल्ट के लाले पड़े रहते हैं। ये 4 अरब डॉलर हमारे 6 हफ्तों की इंपोर्ट करने के भी काबिल नहीं है। नाज़रीन, ये है मौजूदा सूरत हाल कि एक तरफ मुदब्बिराना सियासतदानों ने किस तरह से तदबीरें की और अपने मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया, दूसरी तरफ पाकिस्तानी कौम है वो किस तरफ तनज़्ज़ुली और ज़लालत की जिंदगी गुजार रहे हैं। नाज़रीन, आप क्या सोचते समझते हैं? हमारे अकाबरीन से, हमारी इस वक्त की मौजूदा मुक़्तदरा से क्या गलतियां हुई, इनको कब किस वक्त बंद करना चाहिए, कमेंट बॉक्स में लाज़मी मेंशन कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।